सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारा कुषाण वंश। इसके पिछले वाले क्लास में हमने मौर्य वंश को कंप्लीट किया। मौर्य वंश में जितना सारा टॉपिक हमारा सिलेबस में मेंशन था उन सारे टॉपिक्स को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुषाण वंश के बारे में, जिसमें हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिलेबस में हमारा जितना सारा टॉपिक मेंशन है, जितना सारा टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है, उन सब को हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। और जब हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड ऑन करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हिस्ट्री अगर हम लोग देखें जेपीएससी मेंस के अंतर्गत, तो हिस्ट्री का कुल 4 खंड है। सबसे पहला प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत और एक झारखंड का इतिहास। और इन चारों में से हमने आपको बताया था कि कोई दो को आपको इतना अच्छा से, यानी कि कोई दो पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाना है एग्ज़ाम हॉल में कि आपको उन दोनों पोर्शन से कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे ना छूटे। और हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को और झारखंड का इतिहास को, इन दोनों पोर्शन को टारगेट किया है क्योंकि ये दोनों काफ़ी शॉर्ट हैं और काफ़ी आसान भी है रिलेटिवली मध्यकालीन और आधुनिक भारत से। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और झारखंड का इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार जब हमारा सारा टॉपिक जितना सिलेबस में मेंशन है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड ऑन करके हम लोग ग्रुप में दे देंगे और उन सबको आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में आपको टारगेट बना के जाना है कि हमको प्राचीन भारतीय इतिहास से ही एक प्रश्न बनाना है और झारखंड का इतिहास से ही एक प्रश्न बनाना है, क्योंकि 4 प्रश्न रहेगा आपका प्रत्येक खंड से और आपको कोई 2 ही बनाने हैं। क्योंकि अगर चारों पोर्शन को अगर आप कवर करने जाएंगे तो सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाएगा इतिहास में ही, तो इसीलिए हम लोग कोई 2 पोर्शन को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और जो बचा दो पार्ट, एक मध्यकालीन एक आधुनिक, इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो अक्सर आता है उन सबको हम लोग कवर करके जाएंगे। क्योंकि बाय चांस अगर आपको लगे कि प्राचीन भारत का इतिहास से मान के चलिए जो प्रश्न पूछ दिया गया है उनसे अच्छा आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को लिख पाएंगे जो आप पढ़ के जाएंगे वो, तब वैसे सिचुएशन में आपको मध्यकालीन का क्वेश्चन को बनाना है। और कभी कभी आपको लगे कि नहीं प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो हम अच्छी तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, तब आपको ये सब पढ़ा हुआ एक बैकअप का काम करेगा। हालांकि ऐसा संभावना नहीं है, जेपीएससी में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसी के आसपास आपका क्वेश्चन रहेगा। और अब तक जितना सारा एग्ज़ाम हो चुका है, चाहे 6 जेपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए या फिर 7th का देख लीजिए, 11th जेपीएससी देख लीजिए या फिर बैकलॉग का देख लीजिए, आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। और हमने सारे प्रश्नों को आपको दिखाया भी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो उन्हीं पैटर्न को आपको टारगेट करना है और जिस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अभी तक बना है वही लेवल आपका 14 जेपीएससी में भी रहेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है। जितना सारा टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है उन सब टॉपिक को ही अच्छी तरीके से कवर कर लेना है और हम लोग वही कर रहे हैं। अभी प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। जब प्राचीन भारतीय इतिहास का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके आपको दे देंगे। अब आइए हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है कनिष्क के बारे में वो हम लोग देखते हैं। सिलेबस में हमारा जो टॉपिक है वो है कनिष्क के बारे में पढ़ना है
और कनिष्क का जो साम्राज्य का विस्तार नीति है, उसका धार्मिक नीति है, ये सब हमें कवर करना है। तो पहला प्रश्न हम लोग बनाते हैं, कनिष्क का एक शासक के रूप में मूल्यांकन करें। सीधा प्रश्न है और इसमें हम लोग देखते हैं कनिष्क के बारे में अच्छी तरीके से, उनका प्रारंभिक जीवन से लेकर के किस प्रकार वे इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर का फॉर्मेट तैयार कीजिए। तो भारत के इतिहास में विदेशी शासक वर्ग के अंतर्गत कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। प्रीलिम्स में हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कनिष्क की क्या भूमिका थी। केवल साम्राज्य निर्माता के रूप में ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। तो सबसे पहला है विजेता शासक के रूप में। तो कनिष्क का विजेता शासक के रूप में कार्य अत्यंत प्रशंसनीय था। किस प्रकार से था उसको लिखिए। तो उसने अपने बाहुबल से न केवल बहुत से विजय प्राप्त की, बल्कि विदेशों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये कनिष्क के बारे में बात कर रहा है कि वे साम्राज्य विस्तार किए थे, और यानी कि साम्राज्य को तो जीते ही थे अपने साम्राज्य में, और विदेशों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किए थे वे। जैसे कि कनिष्क का चाइना के साथ जो युद्ध चला था पांचाल के साथ, ये आप सबको पता होगा अगर आप प्रीलिम्स का क्लास देखे होंगे तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले चीन की जो विजय था, उसके बाद शक राजाओं पर विजय उसकी महानतम विजय थी। ये दो, यानी कि चाइना के साथ युद्ध और शकों को जो पराजित किए थे, ये दो चीज़ कनिष्क के बारे में एक महान उपलब्धि मानी जाती है। तो चीन की विजय एवं शक राजाओं पर विजय उसकी महान विजय थी। वह एकमात्र ऐसा भारतीय शासक था जिसका राज्य सीमा पामीर के पार तक था। पामीर यानी कि तजाकिस्तान का बात कर रहा है, तो उतना दूर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, यानी कि उसका राज्य सीमा। कनिष्क का सबसे कठिन संघर्ष चीन से चला था। कनिष्क का युद्ध चीन के शासक पांचाओ से हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई थी, उसके बाद विजय। पांचाओ के साथ जब कनिष्क का युद्ध हुआ था तो सबसे पहले कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद उसका विजय होता था, यानी कि उसके बाद वे जीते थे। तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर है भारत के इतिहास में एक और चीन के साथ किया गया उसका युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, तो दूसरी ओर शकों पर उसकी विजय को विभाजक रेखा के रूप में भी देखा जा सकता है। शकों पर विजय के उपरांत उसने 78 एडी में, यानी कि 78 ईस्वी में, 78 एडी क्या हुआ था, इसमें शक संवत का प्रचलन करवाया था। कौन करवाया था? कनिष्क। तो शक संवत क्यों बोला गया था? क्योंकि भले इन्होंने ये जारी किया था शक संवत यानी कि कैलेंडर, तो इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग था वो शकों ने किया था, इसीलिए नाम पड़ गया था शक संवत, लेकिन ये जारी किया गया था कनिष्क के द्वारा। तो ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट। काफ़ी इजी है, आप 1 से 2 बार पढ़ के इसको समझ सकते हैं। इसमें आपको क्या मेंशन करना है? कनिष्क के विजेता शासक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण विजय उसका चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था पांचाओं के साथ, वो था, और उसके बाद शकों पर जो इसने विजय प्राप्त किया था वो था। इसी को आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट तैयार करके यहाँ पे लिख देना है। पांचाओं के साथ जब उसका युद्ध हुआ था तो सबसे पहले तो कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद उसका विजय हुआ था। ये 1 या 2 लाइन में आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो शकों के साथ उसका युद्ध हुआ था, शकों को पराजित किया था, उसके बाद उसने 78 एडी में शक संवत का प्रचलन भी करवाया था।
तो ये है विजेता शासक के रूप में कनिष्क के बारे में। नेक्स्ट है कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में। हालांकि इस पॉइंट को अगर आप पहला नंबर पर रख के इसको दूसरा नंबर पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले संस्थापक कहलाएं, उसके बाद वे विजय यानी कि विजेता शासक कहलाएं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में। तो कनिष्क ने विजयों के साथ साथ अपने विजित क्षेत्रों में कुशल शासन का प्रबंधन कर उसे सुदृढ़ीकरण करने का भी कार्य किया था। उसे ही कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कनिष्क को ही माना जाता है। लेकिन अगर केवल संस्थापक पूछे तो हमने प्रीलिम्स में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो कुषाण वंश का संस्थापक पूछे तो कुजुल कटफिसेस, आपको याद रखना है, कुजुल कटफिसस ये। और कुजुल कटफिसस ने ही तांबे के सिक्के जारी किए थे, आपको याद होगा। लेकिन इसको सिर्फ संस्थापक बोला जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो यही थे कनिष्क, क्योंकि आप देख सक रहे हैं इतने बड़े साम्राज्य का जो विस्तार किए थे वो कनिष्क के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए वास्तविक संस्थापक कनिष्क को ही बोला जाता है। तो वही लिखना है आपको, क्योंकि करके उसने साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान तो दिया और इसके साथ साथ वह महान प्रशासक भी था। उसके शासनकाल में किसी उपद्रव अथवा विद्रोह का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है, जो सारे देश में शांति एवं सुख संपन्नता का द्योतक है। तो ये है कनिष्क के बारे में, कनिष्क के संस्थापक के बारे में, कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में। तो कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अगला पॉइंट है जनहित संबंधी कार्य एवं एक उदारवादी शासक के रूप में। तो कनिष्क निरंकुश शासक होते हुए भी जनता के हित के लिए कई कल्याणकारी कार्य भी किया था, यानी कि जन कल्याण उसने किया था, लोगों का हित चाहता था। उसने उदारतापूर्ण एवं सहनशीलता की नीति को अपनाया, उदारतापूर्ण और सहनशीलता की नीति को अपनाया था। शासन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उसने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा था और उसका जो प्रांतीय विभाजन था वो क्षत्रप कहलाता था। तो लिखिए उसका प्रांतीय शासन क्षत्रपों के द्वारा होता था। इससे यह सिद्ध होता है कि वह एक महान प्रशासक तथा प्रशासन का महान संस्थापक था। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको लिखना है यहाँ पे। उसने शासन को चलाने के लिए जो अपना राज्य था उसको कई प्रांतों में बांटा और उसका जो शासन है वो क्षत्रपों के द्वारा होता था। तो इसी से पता चलता है कि वह प्रशासन का एक महान संस्थापक था। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में। तो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था कि कनिष्क जो था वो रेशम मार्ग पर ही अपना कब्जा कर लिया था। जो चाइना से जो जाता था ना रेशम मार्ग, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसका जो व्यापार था वो विदेशों तक होता था। रोम, चीन, ये सब देशों के साथ भी हुआ करता था। तो वही सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो कनिष्क के काल में व्यापार एवं वाणिज्य को पर्याप्त संरक्षण मिला। किस प्रकार से मिला? तो हीरे, रेशम, बढ़िया मलमल, हाथी दांत, गरम मसाले, ये सब जो वस्तुएं थी, तो आदि अनेक वस्तुएं भारत से बाहर भेजी जाती थी और बाहर से सोने चांदी का आयात होता था। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया जाना विदेशी व्यापार को बताता है। कनिष्क का जो सिक्का मिला था उसमें यूनानी लिपि और भाषा का प्रयोग किया गया था और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका जो संबंध था वो विदेशों से था और उनका व्यापार भी विदेशों तक होता था। कनिष्क ने
चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क के व्यापारिक संबंध रोम, चीन, पार्थिया, आंध्र साम्राज्य से था। इनका व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था। तो ये था व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में हमने देखा कि कनिष्क का व्यापार किस प्रकार से होता था। तो सीधा सीधे आपको लिखना है कि सबसे पहले तो हीरे, रेशम, जो मलमल, हाथी दांत, गरम मसाले, ये सब जो वस्तुएं होता था, इसको भारत से बाहर भेजा जाता था और फिर बाहर से सोना चांदी ये सब का आयात किया जाता था। कनिष्क का जो सिक्का मिला है उसमें यूनानी लिपि और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे विदेशी व्यापार का संकेत मिलता है। कनिष्क क्या क्या था, तो चाइना से जो रोम का जो रास्ता था उसका जो सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क का व्यापार होता था, उसी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये सब बात आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है धार्मिक उदारता। तो कनिष्क एक शासक के तौर पर धार्मिक दृष्टिकोण से उदारवादी व्यक्ति प्रतीत होता है, क्योंकि इसने व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसे संरक्षण दिया था। बौद्ध लोग इसे द्वितीय अशोक भी कहकर सम्मानित करते थे, यानी कि कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मान रहा है, बौद्ध धर्म का संरक्षण दे रहा है, और हमने पढ़ा था कि इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था, काफ़ी सारा स्तूप, विहार, ये सब का निर्माण भी करवाया था। तो इसीलिए इन्हें द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। तो यही सब बात आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स का क्लास देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा इतना कि प्रीलिम्स में जो हमने पढ़ा था उन सब को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और एक कहानी के फॉर्मेट में, यानी कि जो आंसर, जो प्रश्न पूछा गया है उसको एक एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट वही सब है, कुछ नया आपको पढ़ने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो कनिष्क काफ़ी उदारवादी शासक था, हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, वहाँ भी पढ़ा था। सेम बात यहाँ भी हमने लिखा है। बौद्ध धर्म को अपनाया, उसको संरक्षण दिया, जिस कारण से बौद्ध लोग इसको द्वितीय अशोक भी कहकर सम्मानित करते थे। अब द्वितीय अशोक क्यों बोला गया उसको यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि बौद्ध लोग उसे द्वितीय अशोक कहकर सम्मानित करते थे। क्यों करते थे उसको लिखिए, क्योंकि उसने भी अशोक की भांति बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसने बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया, विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था। चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये हमने पढ़ा था प्रीलिम्स में, सेम बात हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमने ये भी देखा था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो दो पार्ट में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो वही सब बात है यहाँ भी। हालांकि इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। और कनिष्क किस भाग को संरक्षण दिया था? तो महायान, बौद्ध धर्म का महायान शाखा को संरक्षण दिया था, और बौद्ध ग्रंथों को संरक्षित किया था। पेशावर के पास एक बौद्ध स्तूप एवं मठों का निर्माण करवाया था। उसके प्रयासों से दक्षिण एशिया में महायान धर्म लोकप्रिय हुआ था। साथ ही उसने बौद्ध होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति उदारता एवं सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। और सम्राट अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, अशोक भी यही नीति को अपनाया था। भले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी वो उदार था, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता था। और कनिष्क भी कहीं ना कहीं उसी नीति को अपना रहा है, इसीलिए इन्हें द्वितीय अशोक कहकर सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है कला एवं साहित्य का संरक्षक। तो कनिष्क के दरबार में काफ़ी सारा विद्वान रहे थे, और इसी से साहित्य को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, और कला के क्षेत्र में वृद्धि हुआ ही। ये सब आपको यहाँ पे लिखना है।
तो कनिष्क कला एवं साहित्य का संरक्षक था। बड़े बड़े विद्वानों तथा कलाकारों को उससे संरक्षण पाकर धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण प्रचुर मात्रा में हुआ। उसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक जैसे विद्वान रहते थे। चरक कौन थे? तो चरक एक राजवैद्य थे, यानी कि डॉक्टर, और नागार्जुन महान बौद्ध विद्वान थे। नागार्जुन सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टाइन ने दिया था। ये जो नागार्जुन था वो शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्यवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन, और जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो दिया था आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन को ही नागसेन कहते हैं, और इसका जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो मिलिंद पन्नो है। इसके बारे में हमने काफ़ी बार प्रीलिम्स के क्लास में डिस्कस किया है। तो ये था कला नहीं, साहित्य के बारे में। अब कला के बारे में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। तो कनिष्क के शासनकाल में विभिन्न कलाओं को भी प्रोत्साहन मिला। चित्रकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण कला आदि कलाओं में उसके समय में बहुत उन्नति हुई। चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, भवन निर्माण कला हो, सब में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई थी। उसने बहुत से नगरों, स्तूपों, मंदिरों आदि का निर्माण करवाया था। ये कनिष्क का बात कर रहा है। कनिष्क ने काफ़ी सारा नगरों का, स्तूपों का, मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में कई स्तूप बनवाए। मथुरा उसके राज्य क्षेत्र में था। मथुरा जो कला का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा उसके टाइम पे कला का प्रसिद्ध केंद्र था। कनिष्क ने कश्मीर विजय के पश्चात कनिष्कपुर नगर को बसाया था। कनिष्कपुर आपका इम्पोर्टेंट है, हाँ, पीटी में पूछ सकता है। यहाँ से एक बहुत बड़े स्तूप का आकार मिला है, और गांधार कला का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। ये गांधार कला क्या है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको याद रख लीजिए। तो ये है कला के बारे में और साहित्य के बारे में पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब लास्ट में कंक्लूजन डाल दीजिए कि उपरोक्त वर्णन के आलोक में स्पष्ट है कि कनिष्क अपने इन महान कार्यों के कारण मौर्योत्तर कालीन भारत का न केवल महान शासक था, बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास के महानतम शासकों की सूची में अग्रणी स्थान रखता है। यानी कि सिर्फ मौर्य काल के बाद का जो काल हुआ, यानी कि मौर्योत्तर काल, उसी का नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महानतम शासकों में उसकी गणना होती है। किसकी? कनिष्क की। और यह नहीं होगा, यहाँ पे वह होगा, वह यानी कि कनिष्क वैचारिक रूप से सहनशील, प्रशासनिक रूप से समन्वयवादी, वाणिज्यिक रूप से प्रतिभाशाली तथा साहित्यिक एवं कला प्रेमी चरित्र वाला शासक था। इस प्रकार कनिष्क अपने महान कार्यों के कारण कुषाण वंश के इतिहास में ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये हमने कंक्लूजन डाल दिया, जितना सारा पॉइंट्स हमने ऊपर में पढ़ा उसका एक सार। तो इस प्रकार से कनिष्क का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। जो सिलेबस में हमारा पहला पॉइंट मेंशन था कनिष्क के बारे में पढ़ना है, वो हमने पहला प्रश्न बना करके इसको पढ़ा। अगर एग्ज़ाम में आपका प्रश्न आ जाए कनिष्क के बारे में लिखने के लिए, तो इतना सारा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वर्ड्स आपका लगभग 1000 हो जाए, लगभग 1000 ही है, 1000। इसको काट छाट करके आपको 600 के आसपास ही आंसर लिखना है यहाँ तक।
कंक्लूज़न। लेकिन हमें अभी टॉपिक को कवर करना है अच्छी तरीके से, जिस कारण से हमने सारी बातों को यहाँ पे रखा। बट एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाए उसको ध्यान में रख के आपको आंसर देना है, और आंसर एक वही 600 वर्ड के आसपास, खूब से खूब 650 वर्ड, इतना आपको लिखना है। इतना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे 4 प्रश्न का आंसर देना है, इसीलिए। और चारों में आपको एक एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी आंसर यानी कि कोई प्रश्न का आंसर अगर आप 800 वर्ड में लिख रहे हैं, कोई आंसर अगर आप 400 वर्ड में लिख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। सारा आंसर आपका एक एवरेज रहना चाहिए, यानी कि 600 वर्ड आपका सारा आंसर रहना चाहिए। तो ये एक अच्छा माना जाता है, यानी कि पेपर आपका बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर सारा प्रश्नों को इतना वर्ड अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। यानी कि सारे प्रश्नों को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 600 वर्ड्स के आसपास, तो ये एक अच्छा पेपर माना जाता है। तो आज हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ा, और कनिष्क के बारे में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न। एक प्रश्न और है इसमें, ये कनिष्क के संरक्षण में धार्मिक, साहित्यिक एवं स्थापत्य जगत में होने वाले प्रगति का मूल्यांकन करें। और फिर मथुरा कला और गांधार कला को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक सिलेबस में जो मेंशन है, हमारा टॉपिक मेंशन है ये धार्मिक नीति है, कुषाण काल के दौरान कला और स्थापत्य और साहित्य का विकास है। तो 2 प्रश्न में हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।